हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। जो हमने लास्ट टाइम जो एग्रीगेट सप्लाई इन सब के ऊपर डिस्कशन किया, तो उसमें एग्रीगेट सप्लाई के मुझे टेबल और सब के रूप में समझाना था, तो वो रह गया था बाकी। तो उसके बारे में और अपने आगे भी पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड, इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे अपन आज। तो फर्स्ट मैं बात करूँ द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, जो कल अपने थ्योरी डिस्कस किया, आज के थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन लैक्स ऑफ वर्कर इन करोड़ ऑफ RS 1 2 3 4 5 6 मनी वेजेज पर एनम इन 1000 10 मतलब 10,000 वेजेज, मतलब जो मनी वेजेज है वो सेम है, कांस्टेंट है। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस 100 200 300 400 500 600। इन द अबव फिगर की बात करते OX, जो OX रिप्रेजेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड OY रिप्रेजेंट मिनिमम सेल्स प्रोसीड, कितना सेल हुआ है। कि OX तो हमारा प्रेजेंट कर रहा है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, और जो OY है Y एक्सिस प्रेजेंट कर रहा है हमारा मिनिमम सेल्स प्रोसीड को। AS कर्व रिप्रेजेंट द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, जो हमारा AS कर्व है, AS जो है हमारा सप्लाई कर्व AS है बोलते हैं, तो वो हमारे सप्लाई फंक्शन को, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को शो कर रहा है। ASF इट इज़ लीनियर एज बिकॉज वी हैव अज्यूम कांस्टेंट वेज रेट। However, after the level of full employment, the ASF will be perfectly inelastic. देखो पहले तो ये लीनियर था, ठीक है, बिकम एज्यूम कांस्टेंट वेज रेट होने की वजह से। हाउएवर आफ्टर द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट के जो लेवल है उसको टच करने के बाद जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन कर्व है वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाता है, तो उसमें सप्लाई जो हमारा है वो फिक्स हो जाएगी। इट इज़ द फिगर द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज बिगन रिप्रेजेंटेड बाय QZ, डॉटेड लाइन के थ्रू अपन ने QZ है वो उसके थ्रू शो कर रखा है कि ये हमारा वो फुल एम्प्लॉयमेंट कर्व है, कि यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट है हमारा। इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो फिर कितना ही अगर हम सप्लाई बढ़े, कितना ही कुछ हो तो हमारा, लेकिन सप्लाई फिर बिल्कुल एक फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, जो फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाने के बाद, फुल एम्प्लॉयमेंट के जो लेवल को टच करने के बाद हमारी जो सप्लाई होगी वो इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगी, बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी। देयर आर अनसर्टेनली prevails regarding the shape of ASF as it is depend on the marginal productivity of the labor. ठीक है, equilibrium level of employment, the point of effective demand, the interaction of aggregate demand function with the aggregate supply function determines the level of income and employment. The aggregate supply schedule represent the cost involved at the each possible level of employment. The aggregate demand schedule represent expectation of the maximum receipts of the entrepreneur at the each possible level of employment. जो हमारा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन के साथ में वो डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ इनकम को और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को। द एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल रिप्रेजेंट द कॉस्ट इन्वॉल्व एंड द ईच पॉसिबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो सप्लाई कर्व है हमारा एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल है, वो कॉस्ट, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है उसको सप्लाई में, और प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन हो उसमें, और पॉसिबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना होगा वो हमारा शो करता है। द एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल जो ADS है वो शो करता है मैक्सिमम रिसीप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर एट ईच पॉसिबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एक जो प्रोड्यूसर है या एंटरप्रेन्योर है जो जिसने प्रोडक्शन किया है उसको कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसीप्ट्स होगा पॉसिबल जो प्रत्येक एम्प्लॉयमेंट लेवल है उस पर।
it's so that is as long as the receipts exceed cost the level of employment will go on increase. जैसे जैसे कॉस्ट हमारी रिसीव जो एक्सीड बढ़ रहा है, जो हमारे रिसीव्स कॉस्ट हैं जो रिसीव जैसे जैसे रिसीव हो रही है उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो भी इंक्रीज होता जा रहा है. द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल रेवेन्यू बिकम इक्वल टू कॉस्ट. ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू के इक्वल ना हो जाए, रेवेन्यू को हमारा जो इक्वल कॉस्ट के इक्वल ना हो जाए तब तक चलेगा ये. देखो अब है अपना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें हम तो 1 2 3 4 5 ये तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. एग्रीगेट सप्लाई प्राइस अपनी 100 200 3 4 5 600. एग्रीगेट डिमांड प्राइस अपनी 175 250 350 325 400 475 और 5 इसी तरीके. कंपेरिजन है तो ADF ग्रेटर दैन ASF. ADF बोलते एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और ग्रेटर दैन ASF एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन. इसी तरीके से ग्रेटर है और जो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एक पॉइंट आएगा जहाँ दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन हमारा कम हो जाएगा और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन बढ़ जाएगी, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाएगा उसके बाद. तो मैं बात करूँ देखो अब कर्व में क्या क्या है क्या नहीं है. देखो OX है जो हमारा वॉल्यूम है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट शो कर रहा है और जो OY हमारा रिसीव्ड्स या इनकम को शो कर रहा है. तो जैसे जैसे हमारी देखिए डिमांड बढ़ रही है, पहले डिमांड बढ़ रही है अपनी तो डिमांड एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है वो है, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन नीचे है. एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन एक जब दोनों इक्वल हो जाएंगे उस टाइम पर तो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एक दोनों इक्वल है जहाँ एग्रीगेट डिमांड सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन दोनों इक्वल है, R N पॉइंट पर दोनों इक्वल है. और जैसे ही थोड़ा सा और जैसे जैसे फिर उसके बाद डिमांड कम होती जाएगी सप्लाई बढ़ती जाएगी, मीन्स फिर जो ASF है अपना वो वर्टिकल हो जाएगा एक्स बाई एक्सिस के. इट्स मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट ले. ओके, इन टेबुलर टर्म्स सो ये अपन ने बात की. द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड ऑफ इकोनॉमी रिप्रेजेंट एट द पॉइंट E वेयर ADF एंड ASF आर इंक्रीजिंग इंटरसेक्टिंग ईच अदर. जो इफेक्टिव डिमांड इकोनॉमी की रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन सा पॉइंट कर रहा है, RN नंबर पे E पॉइंट है एक, उस नंबर पर इफेक्टिव डिमांड रिप्रेजेंट हो रही है. द एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज इट कैन बी सेड दैट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज. एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है हमारी तो इसी तरीके से हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो और इफेक्टिव डिमांड दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है बच्चों. इफ ADF इंक्रीज फ्रॉम ADF टू, दूसरा डायग्राम की बात कर रहा हूँ, एक और डायग्राम है तो ये इंक्रीज होता है. ठीक है, अब बात करूँ मैं एक और डायग्राम की तो ADF टू ADF1 द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम E1 टू E2. जैसे थोड़ी और इफेक्टिव डिमांड थोड़ी और जब हमारी इंक्रीज होती है ADF में तो ADF2 टू ADF1 तक हो जाता है ये, तो द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड ऑल्सो इंक्रीज. इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज हो जाएगी हमारी तो ये नंबर बन जाएगा R1 से R2 N2 पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा अपना ये बाद में. ओके, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम N1 N2. N से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जब इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा हमारा, N1 से N2 हो जाएगा और रिसीव्ड हमारी इनकम R1 से R2 हो जाएगी. ठीक है बच्चों. अब मैं बात करूँ थोड़ी सी और आपसे, अगर इस बात कर ली है तो इसकी तो अगर मैं इसका समराइज बताऊं तो थोड़ा समराइज करके बताऊं इसको तो पहला पॉइंट है इसका, जो कोई भी कंट्री है उसका जो टोटल इनकम उसके टोटल एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड करती है. ठीक है, कुल रोजगार कुल एग्रीगेट कुल जो टोटल एम्प्लॉयमेंट एक टोटल एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड जो कि
अपना कंजप्शन डिमांड एंड कंजप्शन इन्वेस्टमेंट दोनों टोटल होती है, बोले एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, दोनों को एग्रीगेट डिमांड के रूप में, एक जो एग्रीगेट सप्लाई और एक एग्रीगेट अपन के जो सप्लाई है, दोनों का इक्विलिब्रियम होता है, मतलब तो जहाँ पर रोजगार फुल होता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था की समस्त पूर्ति उत्पादन के भौतिक और तकनीकी बातों पर निर्भर करती है, और चूंकि ये अल्पकाल में प्राय स्थिर रहते जो तथा रोजगार तथा आय की मात्रा समस्त मांग के घटने बढ़ने से बदलती रहती है। जो अर्थव्यवस्था है, जो अपनी जो सप्लाई है, सप्लाई शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होती है, लॉन्ग टर्म में ही चेंज होती है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिमांड और एक कंजप्शन डिमांड होती है। उपभोग के लिए दो टाइप की डिमांड होती है, एक कंजप्शन डिमांड, एक इन्वेस्टमेंट डिमांड। दो चीज़ें बताई है इन्होंने। जो कंजप्शन डिमांड है और अपनी जो कंजप्शन ट्रेंड्स है, और जो अपना जो कंजप्शन डिमांड है अपना, वो कंजप्शन ट्रेंड और इनकम पर डिपेंड करता है कि अल्पकाल में उसकी क्या स्थिति रहेगी, शॉर्ट टर्म में उसके कितना कंजप्शन होगा, कि कितना स्थिर रहेगी, क्या रहेगा, ये सब। लेकिन बेसिकली जो शॉर्ट टर्म पीरियड में कंजप्शन डिमांड है वो फिक्स रहती है, स्थिर रहती है। जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, अपनी जो प्रोडक्टिव यील्ड और द रेट ऑफ इंटरेस्ट द्वारा निर्धारित होती है और डिटरमिनेंट्स होती है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट के साथ बढ़ती रहती है, जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, जो हमारा जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड और द रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ घटती बढ़ती है, मतलब उसके द्वारा डिटर्मिनेशन होती है। और इन दो, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोस्पेक्टिव यील्ड है अपना, बोले इनकम है, वो दोनों के थ्रू ये ऊपर नीचे रहती है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो रेट है, ये हमारी प्रोस्पेक्टिव इनकम और द रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पर डिपेंड रहती है, और ये दोनों में चेंजेस होंगे तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी चेंज होगी। ठीक है बच्चों। और एक होती है जो अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस पर और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल असेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी दो चीज़ों से डिटर्मिनेशन होता है, क्वांटिटी ऑफ मनी एंड पीपल्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस। जो इंटरेस्ट रेट है वो भी दो चीज़ों से डिटर्मिनेशन होता है उसका, क्वांटिटी ऑफ इनकम और क्वांटिटी ऑफ मनी एंड पीपल्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ठीक है बच्चों, ये अपन ने इसका सारांश पढ़ा, समराइज पढ़ा। इसी तरीके से मैं एक अगर गिस्ट ऑफ केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिस्कस जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले समरी पढ़ी है, मैंने समरी आपको चीज़ें बताई है कि डिमांड एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, कंजप्शन डिमांड इन्वेस्टमेंट डिमांड के इक्वल होता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल प्रोस्पेक्टिव यील्ड और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बेस होती है, ये सारी चीज़ें। तो देखो इफेक्टिव डिमांड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दो चीज़ पार्ट में अप्लाई हुई है, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई एंड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस कंजप्शन हो गया, एक इन्वेस्टमेंट हो गया। कंजप्शन में साइज ऑफ इनकम एंड प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, एंड इन्वेस्टमेंट में मार्जिनल एफिशिएंसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। और मार्जिनल एफिशिएंसी की बात करें तो किस पे बेस होगी, ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड फ्रॉम कैपिटल असेट्स, मैंने आपको बताया प्रोस्पेक्टिव यील्ड पर। और मार्जिनल एफिशिएंसी किस पे बेस होगी, सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल असेट्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया जस्ट अभी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस पर, जो पीपल्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी या क्वांटिटी ऑफ मनी पर बेस होगी। और मैं बात करूँ अब आगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस की, तो ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, इन सब के लिए लोग कैश रखना पसंद करते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कि ट्रांजैक्शन के लिए रखना चाह रहे हैं, कि प्रिकॉशनरी अपने प्रिकॉशंस की वजह से रखना चाह रहे हैं, या फिर अब वो उसके फिर उस स्पेकुलेटिव चीज़ों का यूज़ करके और प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, किस वजह से लोगों ने मनी को रोके रखा है, लिक्विडिटी को रोके रखा है। तो ये सब था, हमने केन्ज की एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के ऊपर डिस्कशन किया बच्चों।
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। एन्जॉय योर डे।